नमस्कार छात्रों, आज अपन वापस अध्याय फर्स्ट राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत के तीसरे बिंदु साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करेंगे। साहित्य की रचना भारत की प्राचीन परंपरा रही है और राजस्थान भी इस दिशा में अग्रणी स्थान रखता है। साहित्यिक स्रोत मुख्यतः संस्कृत, राजस्थानी, हिंदी भाषा में उपलब्ध होता है, साथ ही साथ फारसी भाषा में भी उपलब्ध है, जो अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जनजीवन की व्यापक जानकारी देती है। इनमें अपन मुख्यतः संस्कृत साहित्य के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली रचना आती है पृथ्वीराज विजय, जिसकी रचना जियानक ने की थी। इस रचना से हमें चौहान शासकों के अंतर्गत अजमेर के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की विजय की जानकारी मिलती है। दूसरा था राजवल्लभ। इस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के राणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन द्वारा की गई थी। इसके अंदर नगर निर्माण कला की विभिन्न शैलियाँ की जानकारी मिलती है। नृत्य रत्नकोश, यह है राणा कुंभा द्वारा रचित एक भारतीय नृत्य तथा नृत्य कक्षों की जानकारी इस ग्रंथ से अपने को मिलती है। मुख्यतः यह नृत्य से संबंधित ग्रंथ है, जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ भी लिखा था। इस ग्रंथ से मेवाड़ के शासकीय वंशावलियों का ज्ञान होता है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि मध्यकाल के प्रारंभ में मेवाड़ को मध्यपाट और हाड़ौती को हाड़ावती कहा जाता था। इसमें तत्कालीन वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। इसी तरह अन्य अपन जो संस्कृत साहित्य में लिखे हुए ग्रंथ हैं जिनका भी अध्ययन करते हैं, जैसे अजितोदय, इसकी रचना जोधपुर नरेश अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट के द्वारा की गई थी। इसमें मारवाड़ के इतिहास की रचना के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में महाराजा जसवंत सिंह अजीत सिंह के समय के युद्धों, संधियों, विजयों और राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ उस समय प्रचलित रीति रिवाजों, परंपराओं की भी जानकारी मिलती है। अब अपन बात करते हैं राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी भाषा का साहित्य काफ़ी प्राचीन रहा है। 9वीं शताब्दी से ही राजस्थानी भाषा की रचनाएं उपलब्ध होती है। इनमें सबसे प्रमुख अपन बात करते हैं तो रासो साहित्य आता है, जैसे पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रवर्धन ने की थी। रासो साहित्य से हमें तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। राजस्थानी भाषा में अपन मुख्य अध्ययन करते हैं ख्यात साहित्य। ख्यातें 17वीं शताब्दी से ही उपलब्ध होती हैं। राजकीय ख्यातों के लेखक राजकीय कर्मचारी लोग थे, पर कई व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से भी ख्यातें लिखी है, जैसे मोहनोत नैणसी, दयालदास, बांकीदास। मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान के विशुद्ध इतिहास के निर्माण में ख्यात साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ख्यातों के अधिकांश लेखक राजाओं के परंपरागत मुसाहिब थे और उनका एकमात्र लक्ष्य अपने शासक की यशोगाथा का वर्णन करना था। फिर भी राजपूत राज्यों एवं उनके शासकों के बारे में जो जानकारी फारसी में लिखित ग्रंथों में नहीं मिलती, वो ख्यात साहित्य में मिल जाती है। इनके माध्यम से विशुद्ध इतिहास की रचना की जा सकती है। फिर भी ख्यातों के आधार पर इतिहास का निर्माण करते समय अपन को काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन ख्यातों में कई कमियां हैं। जैसे अपन देखते हैं, ख्यातों में वर्णित बहुत सी तिथियां सही नहीं हैं। ख्यातों में घटनाओं का वर्णन तिथि क्रमानुसार नहीं किया गया है। ख्यातों में वर्णित व्यक्तियों और स्थानों के नाम को लिखने में शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी अपन ख्यातों में प्रमुख ख्यातों का अध्ययन करते हैं, जिसमें आते हैं मुंडियारी ख्यात। मुंडियार मुख्यतः नागौर जिले से 10 मील दूर स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने मुंडियार गांव चारणों को अनुदान में दिया था। उन्हीं ने ख्यात की रचना की। इस ख्यात को राठौड़ा की ख्यात भी कहा जाता है। इसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राव सिंह से लेकर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु तक का विवरण दिया गया है। इस ख्यात में मारवाड़ के प्रत्येक राजा का जन्म, राज्याभिषेक एवं मृत्यु का तिथि क्रम दिया गया है। दूसरी ख्यात में आते हैं नैणसी की ख्यात। इसकी रचना मोहनोत नैणसी द्वारा की गई थी। नैणसी ने मुख्यतः 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जिसमें मोहनोत नैणसी ख्यात और दूसरा मुख्य है मारवाड़ राव प्रगनारी विगत। ख्यात ग्रंथ के अंदर एक राजवंश या एक राज्य विशेष के वर्णन तक सीमित नहीं है।
ये नैणसी ख्यात की एक अद्वितीय विशेषता है कि वह एक ऐसी सीमा में बंधी हुई नहीं है कि उसमें केवल एक ही शासक या एक ही राष्ट्र का वर्णन है। इसमें मध्यकालीन राजस्थान के सभी राज्यों प्रदेशों के अतिरिक्त सिंध, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि देशों और उनके शासक एवं शासकों का अध्ययन है, जैसे कि राठौड़, सिसोदिया, खींची, यादव, चावड़ा, सोलंकी इत्यादि क्षेत्रों की 36 शाखाओं की उत्पत्ति के साथ विवेचन किया गया, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यों के परस्पर एवं मुगलों के साथ में हुए युद्धों का वर्णन भी इस नैणसीरी ख्यात में मिलता है। अब अपन आते हैं बांकीदास की ख्यात। कविराज बांकीदास ने इसकी रचना की थी। बांकीदास की ख्यात ऐतिहासिक घटनाओं तथा सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी का एक अपूर्व खजाना है। इसमें जोधपुर और जयपुर की स्थापना का विस्तृत विवरण है, जो अन्य साधनों से भी पुष्ट होता है। उसकी इस बांकीदास की ख्यात में विविध वेशभूषा तथा उस युग में प्रचलित वस्त्रों जैसे फूमरी, रुमाल, गुलबंद आदि का भी नाम आता है। इसी प्रकार इस ख्यात में उस युग में प्रचलित आभूषणों का भी विवरण प्राप्त होता है। अब अपन आते हैं जोधपुर राज्य की ख्यात। इस ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मानसिंह के राज्यकाल तक का विवरण है। इसे स्पष्ट है कि ये ख्यात महाराजा मानसिंह शासनकाल में लिखी गई है। इसमें राव जोधा के समय के बाद का भाग प्रमाणिक माना जाता है। अब अपन आते हैं राजस्थानी भाषा में अन्य ऐतिहासिक साहित्य। राजस्थानी भाषा में अपन ने देखा है, देखो, रासो और ख्यात के बाद अन्य भी रचनाएं लिखी गई है, जैसे कि अचलदास खींचीरी वचनिका, इसकी रचना शिवदास ने की थी। इससे घाघरों की खींची शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। एक है दलपत विलास। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर द्वारा प्रकाशित दलपत विलास भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे अधूरे ग्रंथ की रचना बीकानेर के राजकुमार दलपत ने की थी। प्रस्तुत रचना से पता चलता है कि पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद हेमू का वध सम्राट अकबर ने नहीं किया था। इसी प्रकार अन्य ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी भी इस दलपत विजय ग्रंथ से अपने को मिलती है। और भी कई राजस्थानी अन्य साहित्यिक रचना है, जैसे वीरम दे सोनगरा की वात, ये एक अर्ध ऐतिहासिक रचना है। इससे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे और रचना अपन देखते हैं तो कान्हड़ देव प्रबंध, इसकी रचना पद्मनाभ ने की थी। इसमें जालोर के शासक कान्हड़ देव और दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन के मध्य लड़े गए संघर्ष का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यह ग्रंथ देवनागरी में लिखा हुआ है और इसे राजस्थानी भाषा के विकास, समकालीन भूगोल, सामाजिक परंपराओं, सैन्य व्यवस्था आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब अपन आते हैं फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य। दिल्ली सुल्तानों और मुगल सम्राटों के इतिहास की जानकारी के लिए राजकीय अधिकारियों और स्वतंत्र इतिहासकारों द्वारा फारसी भाषा में लिखित साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। स्वयं मुगल शासकों द्वारा भी कई लिखित आत्मकथाएं तथा अन्य मुगल व्यक्तियों के द्वारा यानी मुगल शासकों के अधीन उनके कवियों द्वारा लिखित जीवनियाँ भी उल्लेखनीय हैं। इसमें अपन मुख्य आते हैं तबकाते नासिरी। इसका लेखक काजी मिन्हाज उस सिराज हैं। अपने समय का एक प्रमुख विद्वान था। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल के 15 वर्ष तक का हाल इस तबकाते नासिरी में लिखा गया है। इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि लेखन के समय तक उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात के नाम से पुकारा जाता था। इससे जालोर और नागौर पर मुस्लिम शासन की जानकारी भी मिलती है। अब अपन आते हैं खज़ाइनुल फुतुह। इसका लेखक अमीर खुसरो था, जो कि एक महान कवि, इतिहासकार और साहित्यकार था। वह कई सुल्तानों का दरबारी रहा था। इस ग्रंथ की रचना उसने मुख्यतः 1311 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में उसने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के साथ साथ उसके आर्थिक सुधारों और बाजार भाव नियंत्रण का भी उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में राजस्थान के संबंध में उसके द्वारा चित्तौड़ और रणथंभौर का वर्णन तथा अलाउद्दीन के आक्रमणों का विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ अभियान में जब अलाउद्दीन खिलजी आया था तो उनके साथ अमीर खुसरो भी था। खुसरो ने सती प्रथा का विशुद्ध विवरण दिया है।
इस ग्रंथ में कुशरों ने बड़ी क्लिष्ट एवं अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। रानी पद्मिनी की कहानी के बारे में वो इसी प्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, जिससे काफ़ी भ्रम एवं विवाद उत्पन्न हो गया है। अब अपन आते हैं तीसरी फारसी रचना है तुजुक बाबरी। मुगल सम्राट बाबर द्वारा लिखित स्वयं की आत्मकथा है ये तुजुक बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से भी अपन जान सकते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा मुख्यतः तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने इस भाषा में बहुत सारी भ्रांतिपूर्ण बातें भी लिखी हैं, जिनके बारे में काफ़ी विवाद भी है। बाबर ने लिखा है कि उसे राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया था। इस प्रश्न पर आज भी विवाद है। इसी तरह अपन देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विवादास्पद रही हैं। फिर भी इस रचना से बाबर के भारत आने के मार्ग कौन कौन से थे, खानवा युद्ध के बारे में प्रमुख जानकारियाँ अपन को इससे मिलती हैं। बाबर ने उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु, वर्षा, रेगिस्तान, सिंचाई के साधन आदि के बारे में भी वर्णन किया है। अब आते हैं हुमायूंनामा। इस ग्रंथ की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। इससे हुमायूं के मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ कैसे संबंध थे, शेरशाह के हाथों हुमायूं की पराजय, मारवाड़ के शासक मालदेव से उसका कब मिलने आया, किस मार्ग से आया, वापस क्यों लौट गया, इत्यादि घटनाओं के बारे में अपने को महत्वपूर्ण जानकारी हुमायूंनामा से मिलती हैं। अब अपन आते हैं अकबरनामा। इसका लेखक अकबर का प्रमुख दरबारी कवि अबुल फजल था। इसका एक पार्ट है जिसको आईने अकबरी के नाम से भी अपन जानते हैं। इसमें मेवाड़, कोटा, मेवात, भरतपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत भौगोलिक जानकारी दी गई है। राजस्थान के तीर्थ स्थान पुष्कर तथा राजस्थान के प्रमुख मार्गों की जानकारी भी इस ग्रंथ से मिलती है। अब अपन आते हैं मुंतखब उत तवारिक। इसका लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी है। यह भी अकबर का एक प्रमुख दरबारी कवि था। राजस्थान के इतिहास के संबंध में हमें इस ग्रंथ से मुख्यतः अलवर, जयपुर और चित्तौड़ के आसपास क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, हल्दीघाटी युद्ध का विवरण मिलता है। अब अपन आते हैं तुजुक जहांगीरी। इसे मुगल सम्राट जहांगीर ने स्वयं लिखा था। इसे जहांगीरनामा भी कहा जाता है। इसे अजमेर सूबे और अजमेर नगर, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर हुए मुगल आक्रमणों के फलस्वरूप बर्बाद हुए गांवों, रणथंभौर दुर्ग, मेवाड़ के साथ संपन्न संधि के उपरांत दी गई भेंटों और राजस्थान के शिल्प उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह अपना ये टॉपिक राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत का तीसरा बिंदु साहित्यिक स्रोत यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।